या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो अपने आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग कैट 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए अगले 11 मंथ्स के लिए, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारी एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल नहीं करा है तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक ऑलरेडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना सारे के सारे अपडेट्स लेने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो अवर व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद। तो आज के सेशन का जो एजेंडा है वो आपको आई थिंक मेरी स्लाइड पर दिखाई देने लग रहा होगा और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। तो एक क्वेश्चन जो इस टाइम पे कुछ क्वेश्चंस एक बच्चे के मन में, जो बच्चा कैट 25 की प्रिपरेशन करना चाह रहा है उसके मन में ये क्वेश्चन इस तरह के आते रहते होंगे, ठीक है, कि राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, क्वांट का डिटेल सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या मंथ वाइज हमारा प्लान होना चाहिए हमारा सिलेबस कंप्लीशन का कि किस तरह से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करें, एंड फोर्थ पॉइंट इज क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए क्वांट सेक्शन को क्रैक करने के लिए, मॉक कब स्टार्ट करना है और पूरी प्रिपरेशन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जो हमारा सबसे पहला है, राइट टाइम टू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन। वैसे तो अगर मैं एक सिंपल से शब्दों में आपको इसका आंसर दूं, ठीक है, एक बोलते भी ना हमारे यहाँ, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। मैंने अपने पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा भी देखा है कि किसी बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन मई में स्टार्ट करी, उसका भी अच्छा स्कोर आया है। किसी बच्चे ने अक्टूबर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मतलब एग्जाम से 13 महीने पहले, उसका भी अच्छा स्कोर आया है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और अच्छा स्कोर लाते हैं और बेकार स्कोर भी लाते हैं, ठीक है। बट अगर एक आइडियल टाइम पूछा जाए, सर एक आइडियल टाइम क्या है कि कितना टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है जनवरी इज द परफेक्ट टाइम। जनवरी एक आइडियल टाइम मैं बोल सकता हूं आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहां से हमारे पास चीजें सारी की सारी मतलब लाइंड अप होती है कि कब से कब तक आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते तो जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अगर मैं पिछले साल में मैंने जितने भी बैचेस अपने जनवरी से स्टार्ट किए हैं, तो वो बच्चे अपनी सारी चीजें टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं और मॉक सही टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं, उनका एनालिसिस, अपनी कमियां खामियां अच्छे टाइम पे वो जान लेते हैं। तो इसीलिए जनवरी एक परफेक्ट टाइम जाना जाता है कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जनवरी से लेके अक्टूबर तक पूरे 10 महीने होते हैं। नवंबर में हमारा एग्जाम होता है, तो पूरा हमारे पास रोड मैप होता है यहां से अपनी चीजें स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक जनवरी इज द परफेक्ट टाइम। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने अक्टूबर से भी अपने बैचेस शुरू किए थे, अक्टूबर भी है। अगर आपको लगता है आपका सब मतलब आपके वीक पॉइंट्स है, आपका क्वांट वीक है, एलआर वीक है, तो आप पहले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट मैक्सिमम ऑडियंस जनवरी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती है, ठीक है। ये मैंने पिछले 8-10 साल में देखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वांट का सिलेबस क्या है सर, ठीक है। वैसे तो ये सब चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, ठीक है, आप गूगल करोगे कैट क्वांट सिलेबस मिल जाएगा। तो उस सिलेबस के बारे में मैं भी कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर हम बात करें कैट की, अगर हम बात करते हैं कैट एग्जाम की, तो कभी भी कैट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई सिलेबस डाला नहीं है। मतलब कैट के अकॉर्डिंग उसका कोई सिलेबस नहीं है, बट एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस में वो पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं जो मतलब सिलेबस हमने कैसे डिजाइन किया है, कैसे सिलेबस बनाया गया है। तो सिलेबस में वो चीजें हैं जो पिछले 30 साल से कैट के एग्जाम में पूछी जाने लग रही हैं। पिछले 30 साल से कैट में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, वहां से हम लोगों ने उसको पूरा सिलेबस के फॉर्म में बना दिया है। तो जैसे आपको पता होगा, देयर आर 5 पिलर्स, 5 पिलर है। सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक, ठीक है, मैं वेटेज वाइज लिख रहा हूं इनको, अरिथमेटिक। फिर हमारे पास आता है अलजेब्रा, ठीक है, फिर हमारे पास आता है अलजेब्रा। तीसरा फिर हमारे पास आता है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, और चौथा हमारे पास आता है नंबर सिस्टम, और फिर हम पांचवा हमारे पास आता है मॉडर्न मैथ्स। तो ये हमारा सिलेबस है कैट का, ये हमारा कैट का सिलेबस है गाइस, ठीक है, क्वांट का, जहां से क्वांट सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, ठीक है, एंड परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्पेड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमारे अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। वहीं अगर मैं अलजेब्रा की बात करता हूं, तो अलजेब्रा में टॉपिक्स लाइक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, फंक्शंस, ग्राफ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सर्च इंडाइसेस, लॉगरिथम, ये सारे टॉपिक्स हमारे
अलजेब्रा में आते हैं। ज्योमेट्री में आपको पता ही है, ज्योमेट्री मींस पूरे लाइंस एंड एंगल, सर्कल्स, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, क्यूब, क्यूबॉइड, रोम्बस, ये सारी चीजें हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं, ठीक, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में। इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस भी आप इसी का पार्ट मानेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर्स के बारे में सारी चीजें, बेस सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग नंबर सिस्टम में करते हैं। मॉडर्न मैथ्स में हम लोग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी करते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारा मॉडर्न मैथ्स का सिलेबस है। एक आइडिया आपको मिल गया होगा सिलेबस का कि सिलेबस में क्या क्या आता है। अब अगर मैं इस सिलेबस के बेसिस पे ये बताऊं कि अगर आपको कैट में 95 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल से ज्यादा लाना है तो आपको कौन से सेक्शंस बहुत सॉलिड अपने करने हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं गाइस, जो शुरू के 2 सेक्शंस हैं, अगर आपने ये दोनों सेक्शन भी अपने ढंग से कर लिए हैं तो यू गाइस कैन इजीली स्कोर 98-99 परसेंटाइल इन क्वांट सेक्शन, अगर आपने ये दोनों सेक्शन अपने ढंग से कर लिए हैं। मैं अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर का कैट हुआ था उसका एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। कैट 2024 का जो हमारा एग्जाम हुआ था अभी 24 नवंबर 2024 को, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 स्लॉट में पेपर हुआ था, अगर आप उन तीनों स्लॉट के क्वांट के पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे अर्थमेटिक और अलजेब्रा से अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। 22 में से 16 से 17 क्वेश्चंस अर्थमेटिक और अलजेब्रा टॉपिक से थे। 22 में से 16 से 17 क्वेश्चन अर्थमेटिक और अलजेब्रा वाले सेक्शन से थे। मतलब अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स की, तो यहां इन तीनों से मिला के जो वेटेज है वो 6 से 7 क्वेश्चन का है आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इन टॉपिक से 22 में से, बाकी 16 से 17 क्वेश्चंस हमारे यहां से आएंगे, ठीक है। मतलब ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5-6 लिखेंगे आप लोग, 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। बाकी आपके जो मैक्सिमम वेटेज है वो अर्थमेटिक और अलजेब्रा का है, ठीक है। तो एक हमारी पीपीटी में पॉइंट है स्ट्रैटेजी वाला, स्ट्रैटेजी टू क्रैक क्वांट सेक्शन, ठीक है। पहले सिलेबस हमने देख लिया है ना, तो सिलेबस के बाद हम सीधा स्ट्रैटेजी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्वांट को अगर क्रैक करना है तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इट्स लिटरली वेरी सिंपल सा पॉइंट। आपको भी पता है कि इन दोनों सेक्शन का वेटेज ज्यादा है, इन दोनों सेक्शन का वेटेज ज्यादा है। अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स मिलाऊं तो देयर विल बी अराउंड 17 to 18 टॉपिक्स फ्रॉम अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। 17 से 18 टॉपिक्स हमारे पास अर्थमेटिक और अलजेब्रा के हैं, ठीक है। 17-18 टॉपिक्स हो गए। इन 17-18 टॉपिक्स का आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस, जो इंसान सेल्फ स्टडी करता है, आपने खुद से कितने क्वेश्चन करें, आपको इन 17-18 टॉपिक्स के खुद से कम 120 to 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक प्रैक्टिस करना है। 120 to 150 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो आपके कोचिंग वालों ने या आपने यूट्यूब से कहीं से देखा है वो आपने करे, मतलब वो काउंट नहीं करना है इसमें आपको वो क्वेश्चन काउंट करने जो आपने खुद से सॉल्व करे। तो सिंपल सा है, 17-18 टॉपिक्स हैं, आपको इन 17-18 टॉपिक्स के हर एक टॉपिक के 120 से लेकर 150 क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये मान के चलो इन 17-18 टॉपिक्स कौन से सेक्शन के हमारे, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा के हैं। ये कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक और अलजेब्रा सेक्शन के हमारे 17-18 टॉपिक्स हैं, जिनके आपको हर एक टॉपिक के 120 से लेकर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपने खुद से सॉल्व कर लिए, आपको पता है लगभग हर एक टीचर 50 से 60 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराएगा अपनी। मैं तो अपनी क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन हर टॉपिक के सॉल्व कराता हूं, ठीक है। छोटे से छोटे टॉपिक के भी 40-50 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, बड़ा टॉपिक है तो 80-90 क्वेश्चन भी चले जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप टॉपिक टेस्ट लगा रहे हो तो कम से कम मान के चलो 20-30 क्वेश्चन आपके टॉपिक टेस्ट के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हर एक टॉपिक के अगर आप 200 क्वेश्चन लगा लोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अगर आपने किसी एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप खुद देखो कि आपको उसका कितना मतलब कितना आपको फील आएगी, कितना कंफर्टेबल फील करोगे आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी 200 क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हो। आपको क्या ही नया आ जाएगा यार, मैंने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जनरेट करना है कि अब क्या ही नया आ जाएगा। कोशिश करो ये करने की। आप इसमें कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकते हो। ये जो आप 120 to 150 क्वेश्चन कर रहे हो ना, कम से कम आपको 30-40 तो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। कैट के पीवाईक्यू सॉल्व करो,
लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे तो हम तब जाएंगे ना जब हमारे सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो प्राइमरी चीज जो है स्ट्रैटेजी में, सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड करना है। आपको कहीं से भी पढ़ो आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी है आपके, ताकि पैरेलली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको पता होना चाहिए रेशो में किस टॉपिक से, रेशो में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले करने का तरीका क्या है, टाइम एंड वर्क में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आती हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। ठीक है, कहीं से भी प्रिपरेशन करो, कहीं से भी, मतलब कहीं से भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड होने चाहिए, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। ये स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है। स्पीड बेस्ड एग्जाम होता तो 22 क्वेश्चन में से 22 के 22 क्वेश्चन करने पे अच्छे मार्क्स आते। यहां पे कैट में 22 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप 11-12 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से सॉल्व कर लिए, ढंग से मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिए, तो आपका 98-99 से ज्यादा परसेंटाइल आ जाता है सिर्फ 11-12 क्वेश्चंस पे। क्योंकि कैट मांगता है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, किस लेवल पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने हैं आपने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते टाइम आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चंस आराम से करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी वैरायटी बन जाती है हर एक टॉपिक की। फिर दूसरा हमारे पास आता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मेरा मानना यह है आपको उस टॉपिक का टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए, जिसमें सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन हो जिस टॉपिक का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। इसके बाद मुझे लगता है वो जो मैं आपको बोल रहा था 120 to 150 क्वेश्चंस, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इसमें आपके कैट के पीवाईक्यूज भी आपको इंक्लूड करने हैं। पीवाईक्यूज से मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 7-8 साल के आपको कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। पिछले 7-8 साल से मतलब 2017 से लेके 2024 तक के सारे पेपर इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं, तो वो सारे के सारे 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने चाहिए। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करने जरूरी हैं? कैट 2024 के स्लॉट 2 में कैट 23 के 2 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं, इसलिए जरूरी है कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। एज इट इज रिपीट हुए हैं, एज इट इज, एक सिंगल लेटर बिल्कुल सेम था। ठीक है, और पिछले 8 साल के अगर आपने सारे के सारे कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि कैट किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क टॉपिक ने कैट में पिछले 8 साल में क्या बनाया है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस बार ये क्या बना सकता है। पिछले 8 साल में अगर इसने ये पूछा है तो इस साल भी ये कुछ इस तरह का ही पूछेगा। एक आइडिया लग जाता है हमें कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो मेरी जो क्लासेस होती हैं, मेरी क्लासेस में भी मैं इसी तरह का एक पैटर्न फॉलो करता हूं। सबसे पहले बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उन कॉन्सेप्ट में मैं हर तरह के क्वेश्चन कराता हूं, जितनी भी वैरायटी जिस चैप्टर से बन सकती है। तो कोई छोटा चैप्टर है तो 45-50 क्वेश्चन हो जाते हैं, मीडियम चैप्टर है तो 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं, बड़ा चैप्टर है तो कभी कभी 70-80 क्वेश्चन भी हमें क्लास में सॉल्व करने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं टाइम। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन की हर एक वैरायटी कवर हो जानी चाहिए, तो हर एक वैरायटी मैं अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में कवर करता हूं। ठीक है, उसके बाद मेरा मानना यह होता है मैंने जो पढ़ाया है, इसके बाद बच्चे को टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए। जो हमारे टॉपिक टेस्ट होते हैं ना, उन टॉपिक टेस्ट का जो हम लेवल रखते हैं वो हम लोग कैट लेवल रखते हैं। हमारे टॉपिक टेस्ट का जो लेवल रहता है वो कैट लेवल रहता है। कैट का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, ये इंडस्ट्री ने हवा बना रखी है कि कैट का मतलब डिफिकल्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। कैट में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे टॉपिक टेस्ट में एक टेस्ट में क्वांट के 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उन 10 में से 2 क्वेश्चन इजी भी होंगे, 3 मॉडरेट भी होंगे, 5 डिफिकल्ट भी होंगे। इस तरह से हमने अपने टेस्ट का पैटर्न बना रखा है। कैट का मतलब डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको पहले बताऊं, कैट में इजी क्वेश्चंस भी आए हैं। अगर आप कभी भी पढ़ोगे कैट क्वेश्चन, आपको खुद शर्म आएगी कि ये क्वेश्चन कैट में कैसे पूछ लिया गया था, इसका तो लेवल ही नहीं है। क्योंकि लोग कैट के नाम पे डिफिकल्ट 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 का ढोल बजाते रहते हैं। तो कैट में डिफिकल्ट आते हैं, 22 में से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन इजी आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहते हैं। 22 में से सिर्फ 3-4 या ज्यादा 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएंगे। अब अगर आप कैट 23 की बात कर लो, वहां 5 की जगह 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए थे, तो बच्चों ने बोल दिया पेपर वॉज डिफिकल्ट। अगर 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ भी रहे हैं तो आपको किसी ने नहीं बोला कि आपको वही 7 क्वेश्चन करने हैं। आप बाकी के 15 क्वेश्चन में फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, उन 7 को ढोल पे देके क्यों बजा रहे हो? ठीक है, तो मेरा मानना यह है स्मार्ट वर्क करो यार। ठीक है, आजकल के बच्चे स्मार्ट वर्क करना नहीं जानते। अच्छा ठीक है, सर ने 120 क्वेश्चन बोला कर लेते, भाई स्मार्ट वर्क भी करना पैरेलली, कि कैसे क्वेश्चन ऑरली सॉल्व हो सकते हैं। मतलब कई बार क्वेश्चन को मैं देख के ही सॉल्व कर लेता हूं, अच्छा इसका आंसर ये होगा, हमें पता लग जाता है कि यार इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा ना
वो 7 का मल्टीपल होगा। हम चेक कर लेते हैं 7 का मल्टीपल कौन सा है। तो इस तरह का स्मार्ट वर्क हमें करना होता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में आने लग रही होगी। यहां तक तो किसी कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब यही है, कभी भी किसी टॉपिक को कवर करो तो बड़े डिटेल में सॉल्व करो, हर एक वैरायटी कवर करो उसकी, फिर टेस्ट लगाओ कि आपने क्या पढ़ा है। और आप इनको शफल भी कर सकते हो, आप पहले ये प्रैक्टिस करके फिर टेस्ट लगा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमबीए पाठशाला के मटेरियल की, तो ये सब चीजें तो हैं ही, जो हम लोग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं ना, इन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। उन वीडियो सॉल्यूशंस में मैक्सिमम टाइम मैं ही उस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा होता हूं। ठीक है, ताकि बच्चा लिंक कर पाए कि उदित सर ने जो क्लास में बताया था वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उन्हीं अप्रोचेस से पढ़ा रहे हैं। तो हमने कुछ इस तरह से अपने एमबीए पाठशाला का करिकुलम बनाया है, डिजाइन किया है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, अगर मुझे बिल्कुल अभी शीरे से लेके चलना है। अगर एक आइडियल टाइम बोलूं मैं, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 8 से 10 दिन का भी आइडियल टाइम है, आप इतना समय ले सकते हो। ठीक है, अब एक चीज मैं ये बता रहा था आप लोगों को, डिटेल सिलेबस आपको पता है इन दोनों का वेटेज ज्यादा है, तो ऑब्वियस है हम इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले सकते हैं। जब टाइम ज्यादा की बात चल रही है तो आप ये कोशिश करना, अर्थमेटिक और अलजेब्रा आप लोगों का मई एंड तक, ठीक है, मई एंड या जून मिड तक आपका हो जाना चाहिए। मई एंड या जून मिड तक आपका अर्थमेटिक और अलजेब्रा हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको लेके चलना है। जो हमारा एमबीए पाठशाला का बैच स्टार्ट होगा उसमें भी हम इसी तरह से लेके चलेंगे कि मई एंड या जून मिड तक हमारा अर्थमेटिक अलजेब्रा खत्म। इसके बाद ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन को करने में कम से कम 20 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 18 to 20 सेशंस लेंगे, मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने में आप ये मान के चलो 10 to 12 सेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, और मॉडर्न मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए वही 8 से 10 सेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके बाद का टाइम हमारा कुछ इस तरह से हम डिवोट कर सकते हैं। मतलब अगर जनवरी में लेके चल रहे हो तो आप अपना सिलेबस जुलाई एंड तक इजीली कंप्लीट कर सकते हो, जुलाई एंड तक या 15 अगस्त तक इजीली कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीशन में मैं ये सब कुछ बोल रहा हूं, बट आपको पता है कि मेरा जो मैक्सिमम वेटेज है वो यहां से है, अर्थमेटिक और अलजेब्रा से। तो पहले मैं इन दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा, तब आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक, देन अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन, देन नंबर सिस्टम, देन मॉडर्न मैथ्स। अर्थमेटिक अलजेब्रा से आपके 16-17 क्वेश्चन आराम से आएंगे, हर साल आते हैं। पिछले 8 साल में से किसी भी साल का पेपर उठा लेना, आप देखोगे इन दोनों से कितने क्वेश्चन आते हैं। मतलब 60 to 65% आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इवन कभी कभी 70% भी आपका यहीं से आएगा। 70% क्वेश्चन आपके इन दोनों टॉपिक से आएंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो मंथ वाइज प्लान मैंने अभी कवर ही कर लिया है। मंथ वाइज प्लान मतलब मैं अगर आपको बताऊं जनवरी टू मार्च मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करना चाहिए। अर्थमेटिक के एग्जाम में जो अभी करंट पैटर्न चल रहा है पिछले 4 साल का 22 क्वेश्चन वाला जो पैटर्न चल रहा है, इसमें आपके हर साल आउट ऑफ 22 9 to 10 क्वेश्चन या 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। कभी 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। तो अर्थमेटिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, लगभग 40-45% वेटेज हमारा अर्थमेटिक का ही है। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। 3 महीने मुझे लगता है एक आइडियल टाइम है अर्थमेटिक को खत्म करने का। और अर्थमेटिक को कभी भी कंप्लीट करो तो इस लेवल पे करो कि यार अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अगले 2 महीने यानी कि अप्रैल टू मई, ठीक है, अप्रैल एंड में मुझे लगता है आप आराम से अलजेब्रा कर सकते हो इन 2 महीने में। ठीक है, और फिर जून की बात करी जाए, अगर जून की बात करी जाए तो आप ज्योमेट्री प्लस मेंस्ट्रुएशन कर सकते हो जून के मंथ में। और फिर आप जुलाई में अगर बात की जाए तो आप अपना नंबर सिस्टम वाला पार्ट प्लस मॉडर्न मैथ्स वाला पार्ट दोनों एक साथ कंप्लीट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये आपका मंथ वाइज प्लान होना चाहिए अगर आप लोग कैट 2025 की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर रहे हो। हमारे भी जो जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला है मई एंड तक मैं अलजेब्रा करा दूंगा, हो सकता है वो कभी कभी जून 10 तक चला जाए या मिड ऑफ जून तक चला जाए। कभी कभी क्लासेस के फ्लो पे ही बात रहती है, क्लासेस में ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ स्टूडेंट की साइड से या कुछ भी हुआ तो इसमें थोड़ा +- 10 डेज का विंडो लेके चलना। अब मैंने मार्च तक बोला है, हो सकता है ये 20 मार्च को ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमारी क्लासेस बड़ी अच्छी तरह से चल रही हूँ तो 20 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा, तो +- 10 डेज का विंडो लेके आप लोग चलेंगे इसमें। ठीक है,
सो ये हमारा मंथ वाइज प्लान होना चाहिए। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरह का एक पैटर्न फॉलो करना है हर टॉपिक के लिए। अभी आपको शुरू के 5 महीने लगाने हैं अर्थमेटिक और अलजेब्रा पे बहुत सॉलिड कमांड बनाने के लिए। डेली का टारगेट रखना चाहिए 30-40 30-40 30-40 क्वेश्चन मुझे डेली करना है, ठीक है। मैं जब बोल रहा हूं आपको एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आपके पास आराम से 8 से 10 दिन का टाइम है। तो अगर आप 8 से 10 दिन में डेली मान लो 30 क्वेश्चन भी करोगे एक टॉपिक के, 8 दिन तक अगर आप कर रहे हो तो आप 240 क्वेश्चन उस टॉपिक के कर लोगे। एक बहुत ही जो सटीक नंबर होगा। और ये अगर हर टॉपिक के 200 250 200 250 या 200 क्वेश्चन भी आप कर रहे हो इंक्लूडिंग क्लास क्वेश्चंस, टेस्ट एंड इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो एक अच्छा नंबर है ये। आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, बट करना पड़ता है। बच्चा पता क्या करता है, सिर्फ क्लास वाले क्वेश्चंस करता है, ना टेस्ट लगाता ना प्रैक्टिस करता। ये उसके फेलियर का रीजन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मंथ वाइज प्लान हो गया। मॉक की स्टार्टिंग हमें कब करनी है, मेरा मानना ये है अगर आपका मई एंड तक अर्थमेटिक अलजेब्रा बहुत अच्छी तरह हो गया है तो आप अर्थमेटिक अलजेब्रा को एक बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद मॉक्स लगाने शुरू कर सकते हो। मतलब आप जून में 1 या 2 मॉक लगा सकते हो और पैरेलली जून में आप अपना ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट पूरा कर लो। फिर आप जुलाई से हर महीने 3-4 मॉक्स लगा सकते हो, जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, ठीक है। अगर आपका मतलब मॉक लगाने से पहले कोशिश करना अर्थमेटिक और अलजेब्रा बहुत अच्छी तरह हो जाए। मॉक लगाने से पहले बस ये कोशिश करना है कि अर्थमेटिक अलजेब्रा बहुत अच्छी तरह हो जाए, तो फिर आप मॉक लगाने जाना, क्योंकि हर एक मॉक में भी आपको आराम से 15 16 17 क्वेश्चन अर्थमेटिक अलजेब्रा के मिलेंगे, ठीक है, अगर वो एक एग्जाम ओरिएंटेड मॉक है, ठीक है। चलो फिर लास्ट पॉइंट हमारा डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स से मेरा मतलब ये है, कैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला एग्जाम है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, तो आपको सारे टॉपिक्स से बड़ी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, सारी वैरायटी कवर करनी चाहिए। हमें कैट में कभी भी शॉर्टकट्स पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब मैं ये टाइप नहीं कवर करूंगा, ये छोड़ देता हूं, वो छोड़ देता हूं। अगर आप पढ़ने में कुछ चीजें छोड़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी कम आएंगे औरों से, क्योंकि कोई तो बच्चा होगा जिसने आपसे ज्यादा मेहनत करी होगी। कोशिश करना आप किसी एक ही एजुकेटर पे रिलाय करो, आप बार बार अपने टीचर्स या एजुकेटर्स को स्विच ना करो कि मैं यहां से ये कर लेता हूं, यहां से ये कर लेता हूं, यहां से कर लेता हूं, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो व्हाट आई वांट कि आप बार बार एजुकेटर स्विच ना करो, आप डिसाइड कर लो, भले डिसाइड करने में आप 1 हफ्ता ले लो कि मैं इस एजुकेटर के साथ ये टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूं, तभी आप अपने प्रिपरेशन में फिर उसी एजुकेटर के थ्रू पूरा सब्जेक्ट कवर करो, ठीक है। बार बार एजुकेटर चेंज करने से देखा गया बच्चा 3 महीने लगा देता है कि अब मैं इनसे पढ़ रहा हूं, मैं इससे पढ़ रहा हूं, इससे पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप पहले 1 हफ्ता लगा लो, सबको सबसे पढ़ के देख लो, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है उसी को चूज करके आप उसके साथ आगे सीधा सीधा पढ़ना शुरू कर दो। कभी भी मतलब एक डोंट्स में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं, आपको वेटेज पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है, उस टॉपिक को उतना ही पढ़ो। कई बार मैं देखता हूं कि किसी टॉपिक का वेटेज कम है, बच्चा उस टॉपिक को भी बहुत ज्यादा पढ़ रहा होता है। तो अगर किसी टॉपिक का वेटेज कम है तो उसको कम पढ़ा जाए, किसी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है तो उसको ज्यादा पढ़ो और इन डेप्थ में पढ़ो, ये आपको करना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास आता है लास्ट में, अगर आप ये सारी चीजें मतलब डूज एंड डोंट्स में से बहुत सारी चीजें हैं, अगर कोई बच्चा हमारे साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा होता है तो हम उसको पैरेलली बताते रहते हैं कि तुम्हें अभी ये करना है, ये नहीं करना है। डूज में एक सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि मैंने 15 दिन का ब्रेक ले लिया, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंसी में ब्रेक नहीं लगना चाहिए हमारा, ठीक है। कई बार मैं देखता हूं बच्चों को, सर मैंने 20 दिन से पढ़ाई नहीं करी। अगर आपके पेपर भी चल रहे हैं ना तो आप भले क्लास नोट्स रिवाइज कर लो अपने, जो क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस मत दूर कर लेना अपने आपको कैट के प्रिपरेशन से। वो आपको कई बार बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है कि मैं कैच नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बैकलॉग्स क्रिएट हो गई है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये सारी कैट की प्रिपरेशन आप टीम एमबीए पाठशाला के साथ करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम गाइस, ठीक है। हमारा कैट का जो बैच 2 है, जिसका नाम हम लोगों ने फिनिक्स बैच रखा है, ये हमारा 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें पूरा का पूरा क्वांट मैं आपको कवर कराऊंगा, वीआरसी आपको करिश्मा मैम कवर कराएंगे और एलईडी आपको विजय सर कवर कराएंगे। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। बाकी कुछ चीजें जो हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे वो हमने यहां पर मेंशन की हुई हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहता हूं उदित सर से, मुझे तो सिर्फ क्वांट वीक पॉइंट है, एलआरडी वीआरसी तो मुझसे आता है, तो आप खाली मुझसे क्वांट भी कवर कर सकते हो। तो जो मेरा क्वांट का कैट 25 एंड ओमेट्स 25 का बैच 2 है वो भी 6 से ही स्टार्ट होगा। मतलब
वो सारी क्लासेस जो फिनिक्स बैच में होंगी क्वांट की, वही सारी क्लासेस क्वांट की इस बैच 2 में मिलेंगी। बट सिर्फ यहां पर क्वांट मिलेगा और यहां पर आपको फिनिक्स बैच में आपको क्वांट भी मिलेगा, वीआरसी भी मिलेगा, एलआरडी भी मिलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्वांट मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो 8000 है। तो दीज आर द थिंग्स गाइस। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम को कॉल कर लेना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, तो मैं आपको कोशिश करूंगा वहां पर रिप्लाई करने की। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते रहेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।